हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आपके? मज़े में? आज आप स्टार्ट करेंगे AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको क्या बताएगा? हाउ इज द इन्वेंट्री गोइंग टू बी वैल्यूड विच इज बीइंग शोन इन योर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे जो 31 मार्च की बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है? तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में क्या क्या कवर होगा, यू विल गेट टू नो कि रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये सब कुछ कवर होता है। अच्छा, देयर आर सर्टेन इन्वेंट्रीज जिस पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ही नहीं होता। AS2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सर्टेन इन्वेंट्रीज। तो उन इन्वेंट्रीज पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है वो भी मैं आपको पैरेलली बताऊंगा, ये बताने के लिए कि देखो भाई इन इन्वेंट्रीज पे आपको AS2 नहीं लगाना है। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे होता है, राइट। तो कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, NRV की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब कुछ भी आप इस स्टैंडर्ड में सीखेंगे, राइट। तो कुल मिला के दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेट्स स्टार्ट दिस AS। The accounting treatment for inventories is prescribed in AS2, जिसका नाम है Valuation of Inventories, which provides guidance for determining the value at which inventories are carried in the financial statement until related revenues are recognized। कह रहा है वो किस वैल्यू पे कैरी होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब तक कि रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ना हो जाए, यानी जब तक कि वो सेल ना हो जाए। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाई देंगे, किस वैल्यू पे दिखाई देंगे जब तक कि वो सेल ना हो जाए। व्हाट डज दैट मीन? द क्लोजिंग स्टॉक इन द बैलेंस शीट, यही वो स्टॉक है जो सेल अभी नहीं हुआ है, तो इसी की बात कर रहा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द कॉस्ट फॉर्मूलाज। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई वैल्यूएशन तो कॉस्ट पे की जाएगी, तो ये कॉस्ट फॉर्मूला क्या चीज़ है? देखिए, अगर मान लेते हैं, पहले हम लोग लिख लें AS2 वी आर डूइंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। मान लीजिए मैंने ये 5 इन्वेंट्री खरीदी है, ठीक है। ये 5 रुपए की है, ये भी 5 रुपए की है, ये भी 5 रुपए की है, ये भी 5 रुपए की, ये भी 5 रुपए की है। ये 5 आइटम है और 5 रुपए ईच का आपने परचेज किया है, ठीक है। जिसमें से 3 सेल हो गई, ये वाली सेल हो गई, ये वाली सेल हो गई, ये वाली सेल हो गई। तो एक बात बताइए, जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है वो कितने रुपए का है, उसकी कॉस्ट क्या है? ऑब्वियसली 5 रुपए का ही है। अगर 3 यूनिट मेरी बिक गई है तो 5 रुपए की मेरी कॉस्ट की 2 इन्वेंट्री बची हुई है। अच्छा, अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सी यूनिट बिकी है, मैंने आपको नहीं बताया कौन सी यूनिट बिकी है, बस ये बता रहा हूं कि इस 5 में से कोई 3 यूनिट बिक गई है, 2 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बची है, बताइए उसकी कॉस्ट क्या है? तो वो भी 5 रुपए ईच है। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर मैं इस बात को चेंज कर दूं और बोलूं कि ये सभी इन्वेंट्री अलग अलग रेट पे खरीदा गया था। जब पहला आइटम हमने खरीदा तो वो 5 में पड़ा था, दूसरा 6 में, तीसरा 7 में, फिर चौथा फिर 6 में पड़ा, फिर रेट गिर गया था और फिर 5.5 का पड़ा। इसमें से 3 यूनिट बिक चुकी है, 2 यूनिट बची हुई है, उस 2 यूनिट की कॉस्ट बताइए। तो कौन सी 2 यूनिट बची है ये तो मैंने बताया ही नहीं। अगर 2 यूनिट ये और ये बची है तो 6 और 7 13 रुपया है। अगर 2 यूनिट बची ये वाली और ये वाली है तो फिर 6 5 11 रुपया 50 पैसे की है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सी 2 यूनिट बची है। तो अगर आपके डिफरेंट रेट पे इन्वेंट्री परचेज की हुई होती है तो कॉस्ट फॉर्मूला को यूज करके हम बताते हैं कि मेरे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट क्या है। फिर से रिपीट करता हूं, कॉस्ट फॉर्मूला की जरूरत कब पड़ती है? कॉस्ट फॉर्मूला की जरूरत तब पड़ती है जब मेरे पास परचेज की हुई इन्वेंट्री अलग अलग रेट की है। अगर हमने एक ही रेट पे माल खरीदा है तो कॉस्ट हम बहुत आसानी से बता देंगे क्योंकि हर यूनिट का कॉस्ट बराबर है, सेम है, तो कोई कॉस्ट फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। तो कॉस्ट फॉर्मूला की आवश्यकता कब है? जब आपका अलग अलग रेट पे माल खरीदा हुआ है, जैसा कि मैंने यहां पे दिखाया था, अलग अलग रेट पे माल खरीदा हुआ है, तो अब यहां पे कॉस्ट फॉर्मूले की आवश्यकता है। पता है क्या क्या कॉस्ट फॉर्मूला यूज होता है?
आपने सुना होगा फीफो, वेटेड एवरेज, ये सब कुछ यूज होता है जब अलग अलग रेट की इन्वेंट्री होती है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालने के लिए, राइट। बट इन केस अगर सभी माल एक ही रेट का है तो कॉस्ट फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाई जो भी यूनिट बची हुई है उसकी कॉस्ट तो क्या है, कॉमन है, सबका रेट कॉमन है, तो हम यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है। तो it also provides guidance on the cost formula that are used to assign cost to inventories and any write down thereof to net realizable value. Any write down thereof to net realizable value का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट को, वैल्यू को हम कम कर देते हैं इफ द एनआरवी इज लेसर। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हम इन्वेंट्री को बेच के कितना पा सकते हैं, राइट। यानी कहना ये चाहता है कि अगर मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट 1 लाख रुपया है, क्लोजिंग स्टॉक जो इन्वेंट्री का है वो 1 लाख रुपए का है, लेकिन आप अगर उसे बेचेंगे ना तो पता है बेच के कितना रियलाइज होगा, मात्र 80,000 रुपए। क्या जनरली ऐसा होता होगा कि एनआरवी कम होती होगी इन्वेंट्री की? नहीं भाई, धंधे में नॉर्मली प्रॉफिट ही होता है। अगर मेरी 1 लाख रुपए की क्लोजिंग स्टॉक बची है तो मुझे मालूम है कि मुझे 1 लाख रुपया से ऊपर रियलाइज होगा उसे बेचने पे, 1 लाख रुपए से कम कहाँ रियलाइज होगा? ऐसा कौन सा धंधा होता है 1 लाख रुपए का माल खरीदेंगे 80,000 का बेच देंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपके पास जो इन्वेंट्री है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी। 31 मार्च को आपके पास स्टॉक तो है एट कॉस्ट 1 लाख रुपए का, लेकिन आपको लगता है कि ये जब बिकेगा 31 मार्च के बाद तो पता है कितना रुपया आ पाएगा? 80,000 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, आपने सीखा है प्रूडेंस प्रिंसिपल, और प्रूडेंस प्रिंसिपल में आपने क्या सीखा हुआ है, क्या सीखा है आपने कि भाई दुख और दर्द बहुत दूर भी होता है ना तो प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि बस उसको पकड़ के गले लगा लो, और सुख अगर बगल में भी खड़ा है ना तो क्या करो, हाथ पीछे कर लो और कहो आके गले लगाएगा सुख तभी लगेंगे, राइट। दिस इज व्हाट प्रूडेंस प्रिंसिपल सेज। कंजर्वेटिज्म, बहुत कंजर्व होकर अकाउंटिंग बनाई जाती है। प्रूडेंस का मतलब ये कंजर्वेटिज्म, कंजर्व होकर अकाउंटिंग बनाई जाती है। प्रॉफिट कम हो जाएगा चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर हम 1 लाख रुपए का माल दिखा दें अपने क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है, जो कि बिकेगा 80,000 रुपए का, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 20,000 रुपए का नुकसान होने वाला है? हाँ, होने वाला है। और अकाउंटिंग क्या कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल को अप्लाई करो, यानी अगर घाटा होने वाला है तो उसको पहले ही रिकॉग्नाइज कर लो। तो हम क्या करते हैं, अपनी क्लोजिंग स्टॉक को कम कर देते हैं। कितने से दिखाते हैं? 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, लेकिन फिर भी 80,000 से दिखाते हैं, ताकि 20,000 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी और प्रॉफिट 20,000 रुपए से कम हो जाएगा। क्योंकि करना भी यही है, मुझे दिखाई तो दे गया है ना 20,000 का घाटा होने वाला है, तो अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए? वो 20,000 का घाटा जो आपको दूर दिखाई दे रहा है उसको अकाउंट फॉल कर दीजिए, राइट। एंड दिस इज द रीजन कि हम इसका लोअर लेते हैं। लोअर लेते ही इन्वेंट्री कितने की हो जाएगी? 80,000 रुपए, और 80,000 रुपए होते ही 20,000 रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएगा। हो गया ना रिकॉग्नाइज? वो 20,000 का घाटा जो फ्यूचर में होने वाला था वो रिकॉग्नाइज हो गया, राइट। The standard does not apply in accounting for the following inventories. इन इन्वेंट्रीज पे AS अप्लाई नहीं होगा। किस पे? वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो चीज तैयार हो रही है क्या वो किसी के लिए इन्वेंट्री है? आंसर इज यस। बिल्डर के लिए तो वो इन्वेंट्री है। एक बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है तो वो क्या करेगा? बना के बेच देगा एज एन इन्वेंट्री, ठीक है। पता है, हम फ्लैट खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो मेरे लिए वो क्या है? एक एसेट है, राइट। लेकिन जो बिल्डर बिल्डिंग बना बना के बेच रहा है उसके लिए तो वो इन्वेंट्री है ना, स्टॉक इन ट्रेड है उसके लिए तो, राइट। तो जो WIP कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेडी होता है, मतलब आधी बिल्डिंग किसी बिल्डर की रेडी है, चौथाई बिल्डिंग किसी बिल्डर की रेडी है, तो वो भी तो क्या है? इन्वेंट्री है उसकी। क्या हम AS2 के हिसाब से वैल्यू करेंगे? कहता है नहीं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो WIP होगी उसको वैल्यू करने के लिए आपको AS2 नहीं लगाना है। यहां इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होगी लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पता है आपको? AS7, उसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे इसको सिखाया गया है, इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका भी WIP कह रहा है यहां पे वैल्यू नहीं होगा AS2 के हिसाब से। मतलब जैसे मैंने किसी को टाइल्स लगाने का काम दिया है, बस पूरी बिल्डिंग बनाने का नहीं, सिर्फ टाइल्स लगाने का काम दिया है, उसने अभी थोड़ा बहुत टाइल्स लगा दिया है, तो भाई कितने रुपए का काम कर दिया है? ये WIP तो है, वर्क इन प्रोग्रेस है उसका,
कि कैसे वैल्यू होगी, AS7 के हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं। अच्छा, मैंने किसी को बिल्डिंग बनाने का काम नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, फुल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैंने प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया है, जो बिल्डिंग हो रही है उसमें पानी की पाइपलाइन पूरी बिछानी है, तो दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें भी AS7 ही लगेगा, राइट। मैंने किसी को बिल्डिंग बनाने का फुल काम नहीं दिया है, सिर्फ बिजली का काम दिया है, बिजली की वायरिंग पूरी बिल्डिंग में उसी को दौड़ानी है, तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे जैसे स्लैब की ढलाई होती जाएगी वो अंदर अंदर दीवालों में तार बिछाते जाएगा, राइट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया है उसका भी काम 31 मार्च को कुछ आधा अधूरा हो चुका था। जो WIP की वैल्यूएशन है वो कैसे की जाएगी, AS7 के हिसाब से। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। एक सर्विस प्रोवाइडर अपने काम की जितना काम कर चुका है उसके WIP की वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से नहीं करेगा। देखिए, AS2 इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करता है, वो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड सभी की वैल्यूएशन करता है, लेकिन इन सब की नहीं जो अभी पढ़ रहे हो। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपने WIP की वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से नहीं करेगा। इसके लिए एक अलग से AS है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वहां पे बताया गया है कि सर्विस प्रोवाइडर की रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक बैच चला रहा हूं, ठीक है, वो बैच 4 महीने में कंप्लीट होगा, राइट, वो बैच 4 महीने में कंप्लीट होगा। मैंने फरवरी में स्टार्ट किया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने में खत्म हो जाएगा। फरवरी और मार्च एक फाइनेंशियल ईयर में आता है, राइट, और अप्रैल और मई अगले फाइनेंशियल ईयर में आता है। तो अगर मैंने 4 महीने का ये बैच बनाया है तो 2 महीने में, फरवरी और मार्च में आधा बैच तो कंप्लीट कर लिया हमने, यानी मैंने WIP, मेरे काम की एक WIP तैयार हो चुकी है, आधा काम मैंने कर लिया है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन ये AS2 नहीं करेगा, AS9 के हिसाब से होगा। शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको बताया है कि शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये सब कुछ एक इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और इन्वेंट्री भी हो सकता है। हाँ, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि मैं इसे सालों साल रखूंगा, राइट, खूब डिविडेंड कमाऊंगा, कभी बहुत पैसा बढ़ गया ना तो उठा के बेच दूंगा, तो मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे एज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन बहुत सारे लोग शेयर्स में, डिवेंचर्स में ट्रेड करते हैं, क्या आपको पता है? हमने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे कितने में, 2812 रुपए में, और 2820 रुपए हुआ, खटाक से बेच दिए, अभी आधी घंटे में ही बेच दिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर खरीद लिए, फिर 4 रुपया बढ़ा, खटाक से बेच दिए। मैं ट्रेडर हूं, मैं रिलायंस कंपनी के शेयर एज एन इन्वेस्टर नहीं खरीदता हूं, एज एन ट्रेडर खरीदता हूं। मेरे लिए वो इन्वेंट्री है, 54, 58, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो बचा खटाक से माल बेच दिया। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट वो है ही नहीं है, ट्रेडिंग आइटम है। मुझे 4 रुपया मुनाफा होना चाहिए, हम खरीदते हैं, बेच देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो हो सकता है नॉर्मली लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ लोगों के लिए ट्रेडिंग आइटम है, वो ट्रेड करते हैं, इसमें खरीदते बेचते हैं, राइट। तो जो लोग भी शेयर्स, डिबेंचर्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं उनके लिए वो इन्वेंट्री तो है, लेकिन AS2 के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी, इसकी भी वैल्यूएशन AS13 के हिसाब से होगी। AS13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती होगी, नहीं, शेयर्स, डिबेंचर्स की हर तरीके की वैल्यूएशन हम आपको बता देंगे यहाँ, ठीक है। फिर है इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक। इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक का मतलब भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब है आपके पास, ठीक है, और आप इसे बेचते हो। इन्वेंट्री है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आप इसे बेचते हो, आप गाय, बकरी ये सब बेचते हो, ठीक है। एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस है आपके पास, ठीक है, खेती वाली चीज़ें हैं वो आप बेचते हो, मतलब जो फसल उगाए हो वो आप बेचते हो। मिनरल ऑयल्स और गैसेस टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद द वेल इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस इन दोज इंडस्ट्रीज। मैं समझाता हूं आपको। एक्चुअली ये सब ऐसे आइटम है ना जिनकी एश्योर्ड सेल वैल्यू मार्केट में अवेलेबल है, तो इनके ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं। लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इनके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से नहीं है। इसके लिए गाइडेंस नोट ICI ने जारी कर रखा है, गाइडेंस नोट्स
ICAI ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, गाइडेंस नोट भी बनाती है। बहुत सारी चीज़ों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि भाई ऐसे ही करना है, और कुछ के लिए गाइडेंस नोट है कि भाई इसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पे बताया गया है कि आप इनके लिए क्या यूज़ कीजिए, इनके लिए यूज़ कीजिए जो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, वही इसकी आप क्या कीजिए, वैल्यूएशन कर दीजिए। जितने में लगता है आपको गाय भैंस बकरी जो भी है वो आपके पास बिक सकती है जिस भी रेट पे, उस पे ही आप इसे शो कीजिए। आप कहोगे ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना कॉस्ट को लेके एक प्रॉब्लम भी है। जैसे मैंने 3 गाय खरीदी थी, ठीक है, मैंने 3 गाय खरीदी और कितने रुपए के रेट से, मान लो 50,000 रुपये के रेट से, ठीक है। लेकिन ईयर एंड तक ये 3 गाय नहीं थी, पता है ये कितनी हो गई? ये हो गई 6 गाय। अब आप कहोगे कैसे हो गई? अरे गाय ने बछड़ा दिया, वो भी गाय बन गए, ठीक है। मतलब भाई ये तो लाइव स्टॉक है ना, ये तो बढ़ गया, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, 6 गाय की कॉस्ट कितनी है? 6 गाय की कॉस्ट कितनी है यार? मैंने तो कॉस्ट 3 ही गाय पे लगाई थी, वो 3 गाय 6 गाय बन गई। हालांकि जब कोई माल बेचता है, ध्यान दीजिए, ये सब परेशानी दूसरी चीजों में नहीं आती। मैं कुर्सी का डीलर हूं, मैंने 3 कुर्सी खरीदी, तो साल के अंत पे 6 कुर्सी थोड़ी ना हो जाएगी, वो 3 ही रहेगी। लेकिन गाय बकरी, इनके साथ ऐसा हो सकता है, इनकी संख्या बढ़ गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक आध कैटल की, लाइव स्टॉक की डेथ हो गई, वो कम हो गया। अब क्या करें? तो इसीलिए कहता है छोड़ो ये सब कहानी, 3 गाय थी 2 गाय हो गई या 6 गाय हो गई, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, कितने में ये बिक सकता है, उसी पे आप इसको दिखा दो, यही इसकी वैल्यू है ईयर एंड पे। क्लियर है? द सेम हैज टू बी डन फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल, ओर्स एंड गैसेस, राइट। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बताया गया कि भाई AS2 में आप क्या सीखने वाले हो। आप AS2 में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन सीखने वाले हो, लेकिन ये 4 इन्वेंट्री की वैल्यूएशन AS2 आपको नहीं बताएगा, राइट। आइए अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, स्कोप। AS2 डिफाइंस इन्वेंट्री एज एसेट। बेसिकली इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कौन कौन सी एसेट कवर होगी वो बता रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो बता दिए इन्वेंट्री एज एन एसेट, ठीक है। कौन कौन सी एसेट? हेल्ड फॉर सेल, जिसे आप बेचने के लिए रखे हो, राइट। इन्वेंट्री वो एसेट है जिसे आप बेचने के लिए रखे हो। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अब ये क्या बात बोल रहा है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसे आप नॉर्मली सेल करने के लिए रखते हो। एक बात बताइए, बेचने को तो आप कोई भी एसेट बेच देते हो। एक बात बताइए, आपकी जो फिक्स्ड एसेट है, AC है, फर्नीचर है, क्या ये भी कभी ना कभी बेच देते हैं कि नहीं? हाँ बेच देते हैं, पुरानी हो जाती है तो। बट आर दे ऑर्डिनरली मेंट फॉर सेलिंग? नो, दे आरंट ऑर्डिनरली मेंट फॉर सेलिंग। तो कह रहा है इन्वेंट्री वो एसेट है जो ऑर्डिनरली बेचने के लिए ही है, राइट। क्योंकि बेचने को तो आप कुछ भी बेच देते हो। अगर ये कह दिया जाता कि इन्वेंट्री वो एसेट है जिसे आप बेच देते हो, तो बेचने को तो हम कुछ भी बेच देते हैं, अपनी सारी फिक्स्ड एसेट भी बेच देते हैं पुरानी हो जाने पे, राइट। या फिर एक फिक्स्ड एसेट एक्वायर की है, उसका यूज नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, या उससे बेटर एसेट मार्केट में अब मिल रही है, तो हम पुरानी वाली एसेट को बेच देते हैं, मे बी 4 दिन यूज करके ही, राइट। तो वो इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, it means finished goods ready for sale in case of a manufacturer and for traders. Goods purchased by them with the intention of resale but not yet sold, these are known as finished goods. अब आपकी इन्वेंट्री में जो फिनिश गुड्स दिखाई देता है, क्लोजिंग स्टॉक में जो फिनिश गुड्स दिखाई देता है, वो कौन सा होता है? कह रहा है कि वो आइटम जो रेडी फॉर सेल है, राइट, लेकिन वो बिका नहीं है। रेडी फॉर सेल है लेकिन बिका नहीं है, वही आपका फिनिश गुड्स है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, वो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है। तो ए पॉइंट में फिनिश गुड्स की बात किया, बी पॉइंट में अब WIP की बात कर रहा है, कह रहा है ये भी इन्वेंट्री है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, दीज रिफर टू द गुड्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड to the production process but the production is not yet completed, that is not fully converted into finished goods. These are known as work in progress. C, in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services, these are known as raw material. तो WIP भी क्लियर हो गया। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाता है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, राइट। आप समझते हैं? रॉ मटेरियल जैसे शर्ट हम बना रहे हैं, तो कपड़ा
थ्रेड, बटन, ये सब कुछ क्या है? रॉ मटेरियल, राइट। जब शर्ट आधी अधूरी बनी हुई है, मान लीजिए कपड़े की कटिंग हो गई, ठीक है, बस कपड़े की कटिंग हो गई तो ये WIP है। कपड़े की कटिंग हो गई, आधी अधूरी स्टिचिंग हो गई, ये भी WIP है। कपड़े की कटिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, बटन लगना बाकी है, ये भी WIP है। कपड़े की कटिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, बटन भी लग गया, अब ये फिनिश गुड्स हो गया। आई होप सबको क्लियर हो गया कि रॉ मटेरियल क्या है, WIP क्या है, फिनिश गुड्स क्या है। रॉ मटेरियल शर्ट बनाने में मेरा था कपड़ा, बटन, थ्रेड, ये सब कुछ क्या था? रॉ मटेरियल। और जब तक ये पूरी शर्ट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये WIP फेज कहलाता है, और ये सभी फेजेस में इन्वेंट्री ही कहलाएगा, राइट। 31 मार्च को मेरे पास कुछ बटन पड़ा हुआ हो सकता है, कुछ कपड़ा पड़ा हुआ हो सकता है, कुछ थ्रेड पड़ा हुआ हो सकता है, कुछ आधी अधूरी बनी हुई शर्ट मेरे पास स्टॉक में हो सकती है, और कुछ रेडी शर्ट भी स्टॉक में हो सकती है। नाउ कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। Inventory is valued at lower of cost and net realizable value, right? तो एक समरी आप बनाना चाहेंगे, अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री होता है नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 WIP, नंबर 3 फिनिश गुड्स, ठीक है। इसकी वैल्यूएशन किस पे होती है? वैल्यूएशन होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये लिखा है मैंने। Inventory is valued at lower of cost and net realizable value. The standard specifies what the cost of inventory should consist of. अब ये AS आपको ये भी बताएगा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या है, कॉस्ट में क्या क्या चीजें जोड़ेंगे। जैसे मैंने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, बेचने के लिए, तो जितने रुपए का मोबाइल खरीदा है वो कॉस्ट ऑफ मोबाइल है, या फिर कुछ भाड़ा लगा है आने में तो वो भी कॉस्ट ऑफ मोबाइल है। क्या क्या चीजें जोड़ी जाएंगी, क्या इग्नोर की जाएंगी, ये सब कुछ भी बताया जाएगा। एंड हाउ देन NRV इज डिटरमिन्ड, तो कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, NRV कैसे निकाली जाएगी, ये दोनों ही बात कौन बताएगा? ये AS2 बताएगा। सेकेंड पॉइंट में अब बता रहा है कॉस्ट क्या होता है। द कॉस्ट मस्ट बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने खरीदा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में जितना खर्चा लगता है उसे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहा जाता है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जितना भी कॉस्ट लगता है, ऑल कॉस्ट, ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, रॉ मटेरियल पे जितना और खर्चा, तो क्या क्या खर्चा और लगता है? लेबर का खर्चा लगता है प्रोडक्ट को बनाने में, और दुनिया भर के इनडायरेक्ट खर्चे लगते हैं। जैसे बिजली बिल लग रहा होगा, फैक्ट्री में माल तैयार हो रहा है तो, कोई मशीन पे अगर काम हो रहा है तो मशीन में ऑयलिंग, ग्रीसिंग, व्हाटएवर जो भी लग रहा है वो खर्चा लग रहा होगा। ठीक है, तो इन सब खर्चों को मिला के जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड बन जाता है तो जितने भी खर्चे हमने लगा रखे हैं वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो कह रहा है कि कॉस्ट में क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे, कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए अगर हम ट्रेडर हैं तब तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मेरे में नहीं लगेगा। ट्रेडर कौन होता है? जो माल खरीदता है और सीधे बेच देता है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही मेरे लिए कॉस्ट है। लेकिन अगर हम एक मैन्युफैक्चरर हैं तो कॉस्ट ऑफ परचेज मेरा रॉ मटेरियल कहलाएगा, और फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बाकी खर्चा जिसको लगा के हम फिनिश गुड्स बना देते हैं, राइट। एंड द कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, कह रहा है, और बाकी जो भी खर्चे लगते हैं टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। कैसे याद रखेंगे आप? तीन चीजें होती है कॉस्ट का मतलब। यहां देखिए, कॉस्ट हमने कहा लोअर ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्री, तो कॉस्ट का मतलब क्या है? तीन चीजें। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट कौन कौन सा? पहला, टू ब्रिंग टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड टू ब्रिंग टू द प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन पे लाने का जो भी खर्चा होता है वो भी क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तीन चीजें जुड़ेंगी, कॉस्ट ऑफ परचेज,
कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ट्रेडर हैं तो हमारे सिर्फ दो ही खर्चे लगेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेज लगेगा और अदर कॉस्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम कॉस्ट ऑफ परचेज में तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी और फिर बाकी खर्चे और भी तो लगाएंगे जिससे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बन जाएगा, वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। और जो अदर कॉस्ट है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो खर्चा तो लगेगा ही। यानी मैन्युफैक्चरर के लिए ये तीनों खर्चे हैं, ये मैन्युफैक्चरर के लिए है, और ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये वाला खर्चा किसके लिए है, ये दोनों ट्रेडर के लिए है। मैन्युफैक्चरर के लिए तीनों ही खर्चा लगेगा। अब क्या होता है, टू ब्रिंग टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री। लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री लाने का खर्चा, बहुत क्लियर है। लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री का मतलब इन्वेंट्री को लोकेशन पे लाने का खर्चा, यानी फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, फैक्ट्री तक या फिर आपके शोरूम तक, जहां से भी आप माल को बेच रहे हो। मैन्युफैक्चरर हो तो फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, अगर आप एक ट्रेडर हो तो जहां से भी आप माल बेचते हो तो माल को लाने का खर्चा। फ्रेट इनवर्ड आप ऐसे कह दीजिए, फ्रेट इनवर्ड इज योर लोकेशन का खर्चा। कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन का मतलब ये होता है कि ये जो इन्वेंट्री आज आपको दिखाई दे रही है, जिस हालत में दिखाई दे रही है, ठीक है, उस हालत में उसको लाने के लिए और क्या खर्चा लगा। तो ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो उस पर डिजाइनिंग वगैरह के खर्चे लग रहे होते हैं, ठीक है, हमने उस पर रिसर्च किया, R&D किया है, वो खर्चा लगा हुआ है। तो ये सारे खर्चे कहलाते हैं टू ब्रिंग टू द प्रेजेंट कंडीशन। अब शायद कंडीशन वर्ड को अंग्रेजी में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, हिंदी में बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। जैसे हम कहते हैं ये देखो ये प्रोडक्ट कहाँ पहुंच गया, क्या कंडीशन है इसकी, ठीक है। मतलब कंडीशन का मतलब होता है कि ये देखो यार ये प्रोडक्ट गजब का सही है, हम कहते हैं गजब सही प्रोडक्ट है भाई ये। तो वाई इज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ वेरी गुड कंडीशन इन द मार्केट? It's only because of a good design. It's only because of a good R&D which has been done for that particular product. तो अगर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने कुछ डिजाइनिंग R&D पे खर्चा किया हुआ है तो वो भी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो डिजाइन कॉस्ट हो गया। द कॉस्ट इंकर्ड टू मेंटेन द इन्वेंट्री, एग्जांपल स्टोरेज कॉस्ट, do not generate any extra economic benefit for the enterprise and therefore should not be included in inventory cost. स्टोरेज का खर्चा, जब हम मटेरियल लाते हैं और ला के स्टोर करते हैं गोडाउन में, मान लीजिए गोडाउन का रेंट वगैरह लग रहा है, तो ये खर्चा इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। कह रहा है क्यों, क्योंकि कह रहा है कि इससे कोई एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट थोड़ी ना हो रहा है एंटरप्राइज को, एंड देयरफॉर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री कॉस्ट। मैं आपको समझाता हूं, आपको शायद ये बात ना समझ में आएगी इकोनॉमिक बेनिफिट क्या कहना चाहता है। ऐसे समझिए, एक मटेरियल है जो सिर्फ दिल्ली में ही मिलता है, ठीक है, कितने का, 50 रुपए का। इसको वाराणसी लाने में भाड़ा लगता है, पता है कितने रुपए का, 5 रुपए का, 5 रुपए का फ्रेट लगता है, ठीक है। अदरवाइज वो वाराणसी में नहीं मिलता है, वो दिल्ली में ही माल मिलता है, दिल्ली से वाराणसी आएगा तो 5 रुपए लगेगा ही लगेगा। तो एक बात बताइए, वो माल जब वाराणसी आ गया तो क्या हम उसको 55 रुपए का माल कह सकते हैं कि नहीं? क्या कोई भी उसकी कीमत को 55 रुपया कहेगा कि नहीं कहेगा? मुझे बताइए। हाँ कहेगा भाई, वो दिल्ली में 50 रुपए का है, अगर वो बनारस में मिल रहा है तो कोई भी उसको 55 रुपया का कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि 5 रुपए सबको मालूम है कि दिल्ली में अगर 50 का है, जिसको मालूम है ये बात कि दिल्ली में 50 का है, वो भी बनारस में उसकी कीमत, वाराणसी में उसकी कीमत 55 रुपया मानेगा, क्योंकि 5 रुपए लाने का भाड़ा तो लगता ही है उस माल को। लेकिन लाने के बाद इसको एक गोडाउन में रख दिया गया, ठीक है, एक गोडाउन में रख दिया गया, और गोडाउन के भाड़े की वजह से, ठीक है, 1 महीना गोडाउन में रखा गया तो 2 रुपए का भाड़ा लग गया, ₹2 का भाड़ा लग गया, ठीक है। या फिर 12 महीने अगर गोडाउन में पड़ा रह गया तो भाड़ा कितना लग गया इस पे, 24 रुपए का तो भाड़ा ही लग गया। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा है कि वो इन्वेंट्री एक पर्टिकुलर सप्लायर के पास 1 महीने से पड़ी है, तो क्या वो ये कह सकता है कि 57 रुपया का माल हो गया मेरा?
क्या पब्लिक भी 57 रुपए का माल मानने को तैयार है? यानी माल तुम्हारा जितना पड़ा रहेगा उतनी वैल्यू उसकी बढ़ते जा रही है क्या? नहीं। 12 महीने तक रखा गया तो गोडाउन का भाड़ा तो उसका 24 रुपया लग गया, तो क्या वो कह सकता है कि ये माल कितने का हो गया? 79 रुपीज का हो गया? क्या लोग 79 रुपीज की कीमत आकेंगे? नहीं यार, आप ऐसे समझो, जिसको खरीदना है उसकी नजर से सोचो। तुम्हारा माल कितने समय से पड़ा है, क्या उसकी नजर में, कंज्यूमर की नजर में उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? नहीं। इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। आपका माल आके पड़ा है, उसकी वजह से गोडाउन का पैसा लग रहा है, तो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, उससे कोई वैल्यू नहीं बन रही है प्रोडक्ट की। लेकिन अगर दिल्ली से वाराणसी माल लाया गया है तो 5 रुपए का भाड़ा लगा, इससे वैल्यू बढ़ी है। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर यहां पे 55 रुपए का लेने को तैयार है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि हम दिल्ली से मंगाएंगे तो 5 रुपए लगेगा, तो वो बनारस में, वाराणसी में 55 रुपए देने को तैयार है। लेकिन आपका माल 12 महीने से रुका हुआ था, इसके लिए क्या वो 24 रुपए और देने को तैयार है आपको? कभी नहीं। आपका भले खर्चा लग गया हो, लेकिन वो देने को तैयार थोड़ी ना है। आई होप आपको सब बात समझ में आ रही है कि स्टोरेज का खर्चा तो भाई इससे इकोनॉमिक बेनिफिट एक क्रिएट नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कोई इजाफा नहीं हो जा रहा है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस पॉइंट। एक बात समझिए, एक माल मंगा के हम अपने गोदाम में रखे हैं 1 महीने से या 6 महीने से, इस बात से उस माल की वैल्यू में फर्क पड़ता है क्या? नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि मैं आपको बताऊं उल्टे, जितना पुराना माल हो गया उतना कम कंज्यूमर उसकी वैल्यू आकेगा, बल्कि उसकी नजर में तो उसकी वैल्यू और खराब हो गई है, पुराना माल पड़ा है। आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कि स्टोरिंग विल नॉट जनरेट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट। वही बात यहां पे कहना चाह रहा है, अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। लेकिन अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपकी स्टोरेज ना प्रोडक्शन का एक हिस्सा है, ऐसे मान लीजिए। मतलब पता है, जो रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं वो इस मशीन में डालते हैं, रॉ मटेरियल जो हम खरीदते हैं वो इस मशीन में डालते हैं, और इस मशीन से जब रॉ मटेरियल आता है तो मुझे उसे दूसरे मशीन में डालना पड़ता है। ऐसे कह लीजिए ये प्रोसेस 1 है आपका, और ये है प्रोसेस 2। ये माल यहां जाएगा, और जब यहां से निकलेगा तो वो बनेगा फिनिश गुड्स। लेकिन जब ये माल यहां से निकल के आएगा ना, तो इसको आपको स्टोर करना पड़ता है 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए। बिना स्टोरेज के 7 वीक नहीं, 7 डेज था, 1 वीक बोला मैंने 7 डेज के लिए स्टोर करना पड़ता है, और आप स्टोर करके ही दूसरे प्रोसेस में डाल सकते हैं। अगर आपने जैसे ही प्रोसेस 1 से माल निकला और आपने एज इट इज तुरंत उसको प्रोसेस 2 में डाल दिया, या 7 दिन से पहले डाल दिया, तो पूरा माल खराब हो जाएगा। 7 दिन का वेटिंग टाइम होता ही है, तभी वो प्रोडक्ट सही बन के तैयार होता है कुछ प्रोसेस ऐसा, ठीक है। आई नीड नॉट टेक एन एग्जाम्पल, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन। मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसेस 1 से जो प्रोडक्ट निकला है वो बहुत गर्म है, ठीक है, पहले उसको कूल डाउन किया जाता है इतने दिन के लिए ताकि वो जम जाए प्रॉपर, और फिर उसको सेकेंड प्रोसेस में डाला जाता है। तो यहाँ पे जो हम स्टोरेज कर रहे हैं ना, पता है ये प्रोडक्शन का एक हिस्सा है, ये करना ही पड़ेगा तभी माल रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज का खर्चा है ना, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ा जाता है। प्रोसेस 1 का खर्चा हम जोड़ेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट में, प्रोसेस 2 के पहले स्टोरेज जो हो रहा है वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में जाएगा, और प्रोसेस 2 का खर्चा भी जाएगा। ये पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ही कहलाएगा। इवन स्टोरेज भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का एक हिस्सा बन गया, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये स्टोरेज कॉस्ट भी जुड़ गया। आपको याद रहेगा ये बात कि स्टोरेज का खर्चा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो नहीं है, लेकिन अगर स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, मतलब प्रोडक्शन के बीच में ही उसको स्टोर करना पड़ता है, देन इट हैज टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, अगर मैंने प्रोडक्ट को रेडी कर लिया, ठीक है, यहां से प्रोडक्ट निकल गया, अब उसके बाद वो गोडाउन में पड़ा है क्योंकि माल बिक नहीं रहा है, तो क्या वो स्टोरेज कॉस्ट जोड़ देंगे क्या? नहीं, क्योंकि उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। तुम्हारा माल तुरंत बिक जाए, चाहे 10 दिन बाद बिके, या फिर 1000 दिन बाद बिके,
कंज्यूमर की नजर में उसके स्टोरेज के खर्चे की वजह से वैल्यू थोड़ी ना बढ़ जाती है, बट दिस इज एन एक्सपेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इटसेल्फ। भाई ये तो प्रोडक्शन का ही खर्चा है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में तो जुड़ेगा ही ये वाला स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। ये क्या कह रहा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, अब एनआरवी की बात हो रही है। व्हाट इज एनआरवी? एनआरवी इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। मतलब जो 31 मार्च को आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसे जब आप बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, अभी तो बिका ही नहीं है। आप अनुमान लगाते हैं कि जब 31 मार्च के बाद जब भी हम इसे बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, मान लो 100 रुपए का, और बेचने में खर्चा आ जाएगा 8 रुपए का। अच्छा, बेचने में खर्चा कैसे लग सकता है, जैसे जब हम बेचेंगे ना तो कस्टमर के घर पे हमको डिलीवरी देनी होती है, मान लीजिए मेरा ऐसा ही है कुछ, और डिलीवरी देने में 8 रुपए का खर्चा लग जाता है। तो जब 100 रुपए में माल बिकेगा तो 8 रुपए का खर्चा भी लगेगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या आएगी, 92 रुपए, 92 रुपीज। क्या ये जरूरी है कि एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस कुछ ना कुछ हो? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम अपनी दुकान से माल बेचते हैं, कस्टमर आता है लेके जाता है और हमको मालूम है 100 रुपए में बिकेगा ये, तो 100 रुपए जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वही आप लेंगे एनआरवी की तरह, कोई खर्चा नहीं है। अगर एस्टिमेटेड खर्चा है कुछ सेल करने का तो वो घटा देंगे आप, ठीक है। इसके बाद लेकिन देखेंगे आप एक चीज और लिखी हुई है, एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एक्चुअली फिनिश गुड्स के लिए तो यही कैलकुलेशन होती है, ठीक है, ये है एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन अगर आपको WIP की फिनिश गुड्स निकालनी हो तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ये हो गया एनआरवी ऑफ WIP। क्लियर है सबको? अभी थोड़ा कम समझेंगे आप, अभी आगे बढ़ते जाइए, बस जितना कह रहे हैं उतना उतना सीखते जाइए, ठीक है। थोड़ा सा समय और दीजिए एंड शायद हो सकता है अगले 15 मिनट के अंदर आपको ये सब बातें समझ में आने लग जाए। आइए, इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन कैसे होगी। पहले हम बात करेंगे फिनिश गुड्स की और WIP की, और फिर बात करेंगे रॉ मटेरियल की, राइट। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि रॉ मटेरियल की जो वैल्यूएशन है वो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पे डिपेंडेंट होती है। ओ माय गॉड, यानी आपके पास क्लोजिंग में इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स तीनों है। आप फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कीजिए, फिर WIP की वैल्यूएशन कीजिए और फिर रॉ मटेरियल की कीजिए। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन तो बिना फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन के पॉसिबल ही नहीं है, यानी रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करने के लिए पहले फिनिश गुड्स तो करना ही पड़ेगा आपको। तो आइए पहले फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन सीखते भी है। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन और WIP की वैल्यूएशन एक ही जैसे हो रही है। लोअर ऑफ द फॉलोइंग आपको लेना है, कॉस्ट और एनआरवी का। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मैं ट्रेडर हूं तो मेरे लिए इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें होंगी। अगर मैं ट्रेडर हूं या ऐसे लिखते हैं, इन्वेंट्री ट्रेडर के लिए क्या होती है और मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होती है। एक ट्रेडर के लिए इन्वेंट्री क्या होती है और एक मैन्युफैक्चरर के लिए इन्वेंट्री क्या होती है। ट्रेडर के लिए इन्वेंट्री होती है बस फिनिश गुड्स, अरे वो फिनिश गुड्स ही खरीदता है, फिनिश गुड्स बेच देता है, रेडी माल खरीदता है, रेडी माल बेचता है। एक मैन्युफैक्चरर के लिए इन्वेंट्री क्या है, तीन चीजें, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। ये बात सबको ध्यान रहेगी ना, ठीक है। अब ये जो ट्रेडर का फिनिश गुड्स होता है इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसकी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ
परचेज और अदर कॉस्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरर की रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है? अरे रॉ मटेरियल तो बस खरीदता है, तो इसके लिए कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ परचेज और अदर कॉस्ट। आप भी बना लीजिए ये चार्ट। और WIP ऑफ फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट क्या होती है? इनके लिए कॉस्ट क्या होती है? इनके लिए कॉस्ट होती है तीन चीजें, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अच्छा, फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पूरा लग गया होगा क्योंकि पूरा कन्वर्ट हो गया है ना। जो WIP होगा उसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन थोड़ा सा लगा होगा, WIP में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन थोड़ा सा लगा होगा, राइट। थोड़ा सा क्यों लगा होगा? क्योंकि पूरी सिलाई तो हुई नहीं होगी, पूरा बटन तो लगा नहीं होगा, तभी तो WIP है। अगर पूरी सिलाई हो गई होती, पूरा बटन वटन लग गया होता तो रेडी प्रोडक्ट होता ना, तो उसमें पूरा अभी खर्चा नहीं लगा हुआ है, राइट। अभी लेबर आधा ही काम किया है तो लेबर की मजदूरी भी तो आधी ही दिलाई होगी, अभी पूरा खर्चा उस पर इनकम नहीं हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, WIP पे अधूरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगा, फिनिश गुड्स पे पूरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगा, ठीक है, लेकिन होगा दोनों पे। एंड अदर कॉस्ट, ठीक है। अदर कॉस्ट में दो ही चीज हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं बताइए? डिजाइनिंग का खर्चा हो सकता है और फ्रेट इनवर्ड, लोकेशन और कंडीशन। अब ध्यान दीजिएगा, फिनिश गुड्स हम ला के एज इट इज बेचते हैं, तो एज इट इज बेचते हैं तो कोई डिजाइनिंग का खर्चा मेरा नहीं होगा, कोई रिसर्च R&D नहीं की होंगे, हम तो खरीद के माल बेच रहे हैं। तो अदर कॉस्ट में भी सिर्फ एक ही चीज होता होगा, लोकेशन का खर्चा। मैंने क्योंकि अदर कॉस्ट में दो चीजें बताई है, लोकेशन का खर्चा और कंडीशन का खर्चा। यहां पे लोकेशन और कंडीशन दोनों नहीं होगा, सिर्फ लोकेशन का खर्चा होगा, क्योंकि मैंने क्या कंडीशन उसके लिए बना दी है, कुछ भी तो नहीं किया। मैं तो ट्रेडर हूं, माल खरीदता हूं, माल बेचता हूं। तो मेरे लिए अदर कॉस्ट का मतलब यहां पे सिर्फ फ्रेट इनवर्ड है। ओ माय गॉड सर, कितनी क्लैरिटी हो जा रही है इस बात से। आपको लग रहा है कि क्लैरिटी हो रही है, मजा आ रहा है? अच्छा, कॉस्ट ऑफ परचेज, अदर कॉस्ट। रॉ मटेरियल में बताइए क्या है? रॉ मटेरियल को हम थोड़ी ना, हम तो फिनिश गुड्स में ना डिजाइनिंग के खर्चे कर रहे होंगे, ये भी अदर कॉस्ट का मतलब सिर्फ फ्रेट इनवर्ड ही है, फ्रेट इनवर्ड। ओ तो सर अब बताइए यहां क्या नाटक है फिर? अदर कॉस्ट का मतलब क्या है? यहां पे दो खर्चे होंगे, फ्रेट इनवर्ड भी होगा और अगर डिजाइनिंग की हो तो वो खर्चा भी आएगा इस पे। देखिए हम कैसे कहते हैं, फ्रेट इनवर्ड को कहते हैं हम प्रेजेंट लोकेशन पे लाने का खर्चा, और डिजाइन R&D इन सबको कहते हैं प्रेजेंट कंडीशन में लाने का खर्चा। क्योंकि अदर कॉस्ट को ऐसे बोला जाता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे बोलता है, अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अदर कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। प्रेजेंट लोकेशन मतलब फ्रेट इनवर्ड, एंड कंडीशन का मतलब डिजाइनिंग R&D ये सब। तो इसमें होगा डिजाइन वगैरह का खर्चा। ठीक है, क्लियर है? आइए ये देखिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? कॉस्ट आपको पता चल गई, NRV क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। इतने से NRV हो गई फिनिश गुड्स की। तो अगर WIP है तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि अभी उसे कंप्लीट भी करना है, तो लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अभी काम करें, एक छोटा सा एग्जांपल करिए। कॉस्ट ऑफ परचेज 500, फ्रेट इनवर्ड 20 रुपया, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 600 रुपया, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस 25 रुपया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन करने की कोशिश की है बस आपको, ताकि अभी तक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए न्यूमेरिकली भी।
तो देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे, हम कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट क्या होगा, परचेज कॉस्ट और फ्रेट इनवर्ड मिला के कॉस्ट होता है। तो 520 रुपये तो मेरा खर्चा लग गया है। अब एनआरवी कितनी है, कितनी में हम बेच लेंगे, 600 में और 25 रुपया बेचने में, लेकिन खर्चा भी लगेगा, तो 575 रुपया। ध्यान दीजिएगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 31 मार्च को जो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है ना, हमें ये अंदाज लगाना है कि ये कितने में बिकेगा। अब ध्यान दीजिएगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं लेनी है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो उन यूनिट्स की मिलेगी जो ऑलरेडी बिक चुकी है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अभी तक माल हम 580 रुपए का बेच रहे थे, लेकिन अब मुझे अनुमान है कि हम 600 रुपए का माल बेचेंगे? बिल्कुल पॉसिबल है। तो मेरे पास जो माल पड़ा हुआ है वो उसकी तो एनआरवी 600 रुपये हुई ना। अब जितने में बेच लोगे, हम कितना रियलाइज कर लेंगे उस स्टॉक से जो मेरे पास पड़ा हुआ है, हमको ये देखना है। तो आपको उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालनी है, राइट। तो 575 रुपये की एनआरवी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या हो गई, दोनों में से जो लोअर है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज लोअर ऑफ बोथ, इट वुड बिकम 520 रुपीज, ठीक है। Cost of a partly finished unit at the end of 20x1 x2 is 150। पार्टली फिनिश्ड यूनिट की कॉस्ट, अब ये WIP से रिलेटेड कर रहे हैं। एक WIP में अभी तक 150 रुपये का खर्चा लगा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें रॉ मटेरियल का खर्चा होगा, आधा अधूरा अभी काम हुआ है तो पार्शियल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगा, ठीक है। और बाकी और कुछ खर्चे होंगे अदर कॉस्ट, तो वो भी इसमें जुड़े हुए होंगे। तो ये 150 रुपये में क्या लगा है, मैं फिर से रिपीट करूं, इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, इसमें पार्शियल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है। आप पूछोगे सर पार्शियल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर पूरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लग गया होता तो ये फिनिश गुड्स होता, WIP थोड़ी ना होता। तो कॉस्ट ऑफ परचेज है, इसमें रॉ मटेरियल का परचेज हुआ है, इसमें पार्शियल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, और क्या है, और बाकी अदर कॉस्ट लगी होगी इसमें। दिस यूनिट कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाई अ फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100 रुपया। कह रहा है ये 100 रुपये अभी इसमें और लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा WIP थोड़ी ना बिक जाएगी, बिकेगा तो फिनिश गुड्स। तो यानी जो भी फिनिश गुड्स की रियलाइजेबल वैल्यू है उससे आज इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 100 रुपये कम मान लो। देखिए WIP की रियलाइजेबल वैल्यू तो होती नहीं, तो अब क्या करेंगे, मजबूरी है। ध्यान से समझिएगा, WIP थोड़ी ना बिक जाएगा, बिकता तो फिनिश गुड्स है ना, ठीक है। आधी अधूरी बस शर्ट का कपड़ा कटा हुआ है, 2-4 जगह शर्ट की सिलाई हुई है, अभी पूरी सिलाई भी नहीं हुई है, बिक जाएगी क्या, नहीं, ठीक है। शर्ट पूरी रेडी होगी तभी बिकेगी। तो रियलाइजेबल वैल्यू तो फिनिश गुड्स की है। तो हम ऐसे कहते हैं कि एक बात बताओ, आधी अधूरी शर्ट को कंप्लीट करने का खर्चा कितना है, आप कहोगे 100 रुपया। हम कहेंगे अच्छा पूरी हो जाएगी तो बिकेगी कितने की, 250। तो 250 तो पूरा होने पे बिकेगा ना, और 100 रुपए लगाने के बाद 250 रुपया मिलेगा, तो इसका मतलब आज 150 रुपया मिल सकता है, ऐसे मान लो 100 रुपया लगा के 250 रुपया मिल जाएगा, यानी आज कितना मिल सकता है, 150 रुपया मिल जाएगा, ये मान लो। आप कहोगे सर मुझे उचित नहीं लग रही है ये बात, तो हम कहेंगे उचित लगे या अनुचित लगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे खुद ही एस्टिमेट लगाया जा रहा है, और एस्टिमेट अनुचित होना ही चाहिए, वो उचित कैसे हो जाएगा, एस्टिमेट भी उचित रहेगा एकदम परफेक्ट, परफेक्ट थोड़ी ना हो सकता है, और ये मजबूरी है। आप कहोगे नहीं सर मैं एक्चुअल निकाल देंगे, अरे एक्चुअल निकालोगे कहां से, एनआरवी होती ही नहीं ना है, WIP बिकता ही नहीं है तो उसकी एनआरवी निकालोगे कहां से, आ रही है बात समझ में। तो WIP की एनआरवी की निकालने का तरीका यही किया गया कि भाई ठीक है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, इससे हमें पता चलता है कि फिनिश गुड्स का कितना एनआरवी है, और उसमें से माइनस कर दो कितना और लगाना पड़ेगा, तो जितना और लगाना पड़ेगा वो हटा दोगे तो पता चल जाएगा आज कितना मिल सकता है। बहुत सिंपल तरीके से हम बताएं, एक्सपेंसेस को एक बार के लिए हटा दो, एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सीधा मतलब ये हो गया कि अगर शर्ट रेडी हो जाएगी तो 250 रुपया अगर मिलेगा, 100 रुपया लगा के हम शर्ट को रेडी करेंगे और 250 रुपया मिलेगा, तो यानी आप 150 रुपया मिल सकता है, यानी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। और ये खर्चा तो हम माइनस करते ही, आपको पता ही, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। तो ये 3 चीज करना है। कह रहा है अभी तक खर्चा 150 रुपये लग गया है, 100 रुपया और लगेगा और 250 रुपये में बिकेगा,
लेकिन ब्रोकरेज लग जाएगी 4% सेलिंग प्राइस पे। 250 का सेलिंग प्राइस है तो 250 का 4% क्या होता है? सेलिंग एक्सपेंसेस। ये हो गया एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये घटाना होगा आपको। और 100 एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन घटाइए। तो यही तो फॉर्मूला आपको याद कराए थे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। 250 में से 100 और 10 माइनस कर दो, 140 बचेगा। ये हो गई एनआरवी ऑफ WIP। एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स कोई बता पाएगा कितना है? इसी क्वेश्चन में एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स बताओ। तो एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स है 250 में बिकेगा, 10 रुपये का खर्चा है, 240 है एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स। 240 एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स है। अब एक बात बताइए, 100 लगाने के बाद ना 240 आएगा? अभी 100 कंप्लीट करने में और लगेगा, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। 100 लगाने के बाद 240 आएगा, यानी अभी कितना आ सकता है? 140 रुपया। 100 लगा के 240 आएगा, तो अभी कितना आ सकता है? 140 रुपया। यही तो हम कह रहे हैं, यही है एनआरवी ऑफ WIP। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी है? 150 रुपया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री वैल्यू इज लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो 140 रुपया एनआरवी है, कॉस्ट है 150 रुपया, तो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी हो गई? 140 रुपया। क्लियर है? मजा आ रहा है आपको? चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने मोटा मोटी चीज़ों को थोड़ा सा समझा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई छोटा मोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। अभी इसमें बड़ी क्लासेस होंगी, बड़ी ढेर सारी क्लासेस होंगी। एंड आई बिलीव कि मिनिमम भी मुझे लगता है कि 7 क्लासेस होनी चाहिए। ओह माय गॉड सर, इतनी क्लासेस होंगी? यस, एंड देन दिस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वुड बी कंप्लीट। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपने पूरी बात कंप्लीट कर ली, अभी बहुत कुछ जानना है, अभी बहुत इन डेप्थ बात करेंगे। अभी तो कॉस्ट को बस ऊपर से देख लिया, कॉस्ट ऑफ परचेज। अरे परचेज करते हो तो GST लगता है, ठीक है, GST जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है भाई? अभी बस भाड़ा हमने समझा दिया है, जोड़ना है। अभी तो बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। विदेश से आप माल मंगा रहे हो तो कस्टम ड्यूटी भी लगता है, वो जोड़ना है कि नहीं, राइट। एनआरवी को भी बड़े सिंपल टर्म्स में देखा है, जबकि अभी बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आपको ये सब कुछ देखना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको प्रॉपर रिवाइज कर लीजिएगा अगली क्लास को देखने से पहले। विल स्टॉप हियर।